हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग संगठन यानी कि मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन। संगठन है क्या? व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान उद्देश्य के लिए, कॉमन पर्पस के लिए एक जगह एकत्रित हो, संगठित हो, उसको संगठन कहा जाता है। या फिर कहा जाए समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों के द्वारा मिलजुल कर कार्य करना ही संगठन कहलाता है। संगठन जो इंग्लिश वर्ड है ऑर्गेनाइजिंग, इसकी उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म से हुई है, जिसका माने होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के पार्ट्स। जैसे हाथ है, पाँव है, कान है, आँख है, ये शरीर के पार्ट्स हैं और सभी के अलग अलग कार्य हैं, मगर उसका उद्देश्य जो होता है कॉमन होता है। सभी एक ही उद्देश्य के प्रति काम करते हैं। जैसे हमें भूख लगा है, ये महसूस कहाँ होता है? माइंड में। हाथ का काम है भोजन को उठाकर मुख में डालना और मुख का काम है उसको चबाना और पेट का काम है पचाना, तब जाके हमारे उद्देश्य पूर्ति होते हैं। अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि किन लोगों ने क्या कहा। हैने, सबसे पहले हैने साहब को लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हैने, organizing is harmonious adjustment of special parts for the accomplishment of some common purpose or purposes। समान उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विशिष्ट अंगों का मैत्रीपूर्ण संयोजन, मतलब दोस्ताना संबंध ही संगठन कहलाता है। उसके बाद आगे R.C. Davis, organization is a group of people who are cooperating under the direction of a leadership for accomplishment of common ends। समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों का समूह जो एक नेतृत्व के निर्देशन के अधीन कार्य करता हो, उसको संगठन कहा जाता है। उसके बाद इसके फीचर्स, विशेषताएं क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, ये कार्य विभाजन पे आधारित है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत काम को छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में बांट दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन, दूसरी विशेषता इसकी है तालमेल, मधुर संबंध स्थापित करना। तीसरा है प्लुरलिटी ऑफ पर्सन, इसमें व्यक्तियों का समूह होता है, मतलब 2 और मोर पर्सन को ही ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। इट इज ए प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है। कॉमन ऑब्जेक्ट, इसके लिए समान उद्देश्य होता है। सभी लोग जो मिलजुल कर काम करते हैं उसका समान उद्देश्य होता है, कॉमन पर्पस होता है। इट इज ए मशीन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध का यंत्र है, मशीन है। सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ये प्रबंध का दूसरा कार्य है। इम्पोर्टेंस और ऑब्जेक्ट, मैनेजमेंट की महत्व क्या है, इसके उद्देश्य क्या है? तो पहला बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष है, नॉलेज है, तजुर्बे हैं, उसे वही काम सौंपा गया है, तो इससे मेन मटेरियल मनी की बर्बादी नहीं हो पाती, इसका फायदा मिलता है। क्लियरिटी इन वर्किंग रिलेशन, सभी लोगों के काम को, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, कौन किससे आदेश लेगा, कौन किसको निर्देश देगा, ये सारी क्लियर हो जाती हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मेन मटेरियल, मशीन, मनी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, प्रभावकारी एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था प्रभावकारी होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय का विकास होता है। जाहिर सी बात है, जिन लोगों को जिस काम में रुचि है, तजुर्बे, उसको वही काम सौंपा जाता है, जिससे एम्प्लॉय का विकास होता है। इंक्रीज इफिशिएंसी एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉय, इससे कर्मचारियों की मनोबल और उसकी इफिशिएंसी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। चेंजिंग फैसिलिटी, और ऑर्गेनाइजिंग में इच्छानुसार, इन्वायरमेंट के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है? देयर आर 4 प्रोसेस, 4 स्टेप हैं ऑर्गेनाइजिंग करने के। सबसे पहला कदम जो उठाते हैं, आइडेंटिफिकेशन और एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम क्या करना है पहले उसकी पहचान करना और उसको छोटे छोटे पार्ट में बांट देना। उसके बाद दूसरा जो स्टेप उठाते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन, विभागीकरण,
अब छोटे छोटे काम जो हैं उसको अलग अलग विभागों में बांट देना। जैसे माल को बनाने का काम है, रॉ मटेरियल परचेजिंग का कार्य है, मशीन का काम है देख रेख, और क्वालिटी कंट्रोल है, सबको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। कैपिटल से संबंधित काम, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्स से संबंधित फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। वस्तु को बेचने का, एडवर्टीजमेंट करने का काम, मार्केटिंग रिपोर्ट का सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज देते हैं। इसी को डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं। असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी का बंटवारा कर देना, किसके क्या काम है, जिनमें क्या राइट्स हैं, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। और चौथा जो स्टेप उठाते हैं, स्टेबलाइजिंग रिपोर्टिंग रिलेशन, कौन कर्मचारी, कौन अधिकारी, कौन किसे आदेश देगा, कौन किससे निर्देश देगा, ये निश्चित कर देते हैं। उसके बाद में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग के जो टाइप्स हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, औपचारिक संगठन, और दूसरा है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन। सबसे पहले जाने औपचारिक संगठन क्या है। वो संगठन जिसमें कर्मचारियों के अधिकार, कर्तव्य, उनके राइट्स, उनके ड्यूटी संस्था के टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा उद्देश्य के आधार पे निश्चित कर दिया जाता है, बना दिया जाता है। इसको कहा जाता है औपचारिक संगठन। वो संगठन जो टॉप लेवल के द्वारा संस्था के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट हैं, उनके द्वारा संस्था के उद्देश्य को देखकर तैयार किया जाता है कि कौन से कर्मचारियों के क्या राइट्स हैं, ड्यूटी हैं, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब चीज निश्चित कर दी जाती है। इसी को औपचारिक संगठन कहा जाता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसका डिफिनेशन है an organization which is created deliberately by the top level management in order to realize the organizational object is known as a formal organization। मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन उसे कहते हैं जिसमें संस्था के टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा संस्था के उद्देश्य को देखकर जिसको बनाया जाता है उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या हैं? इट्स क्लेरिफाई रिलेशनशिप एंड हेल्प टू नो हु हैज रिपोर्ट टू होम। मतलब इसमें सबसे पहले रिलेशनशिप को क्लियरिफाई किया जाता है, कौन किसको आदेश देगा, कौन किससे निर्देश लेगा, मतलब कौन किसका अधिकारी है, कौन किसका कर्मचारी है और कौन किसको रिपोर्टिंग करेगा। दूसरा है इट इज इम्पर्सनल, जाहिर सी बात है ये संस्था के उद्देश्य को देखकर बनाया जाता है, ना कि कर्मचारियों को देखकर, तो ये अव्यक्तिगत होता है। इट रिड्यूस कंफ्यूजन, कन्फ्लिक्ट एंड डिलिबरेटिंग, ये कम करता है भ्रम को, संघर्ष को और काम के दोहरीकरण को। इट इज ए इंटरनल डिजाइन बाय द टॉप लेवल, ये आंतरिक रूप से मतलब जानबूझकर तैयार किया जाता है टॉप लेवल के द्वारा। इट क्रिएट ऑथोरिटी टॉप टू बटन, ये अधिकार का बहाव ऊपर से नीचे की ओर करता है। इसकी कुछ खराबियां भी हैं, लिमिटेशन, इट डज नॉट फुलफिल सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, ये कर्मचारियों की सामाजिक नीड्स की आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है। मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, इसमें अधिकार का गलत यूज होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। रिड्यूस इनिशिएटिव, कर्मचारियों की पहल क्षमता में कमी लाता है। फुली इम्पर्सनल, ये पूर्ण रूप से अव्यक्तिगत है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन, वो संगठन जो कर्मचारियों के एक साथ रहने से, कर्मचारियों के साथ साथ रहने से उनके बीच जो आपस में बातचीतें, वार्तालाप, उनके बिहेवियर से जो संगठन स्वतः उत्पन्न हो जाता है उसको अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। इसका डिफिनेशन क्या है? तो इंटरेक्शन एमंग पीपुल एट वर्क गिव्स राइज टू ए नेटवर्क सोशल रिलेशनशिप एमंग एम्प्लॉय कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन जहां कर्मचारी पीपुल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और उनके बीच जो सामाजिक नेटवर्क संबंधों का उत्पन्न हो जाता है उसी को इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं।
इसकी विशेषता क्या है? इट इज एल्सो कॉल्ड ग्रेप वाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा नाम इसको अंगूरी लता वाला संगठन कहा जाता है। दूसरा, इट इज ए बेस्ड ऑन डिजायर ऑफ एम्प्लॉय, ये कर्मचारियों की इच्छा पे निर्भर करता है। तीसरा है, इट इज ए पर्सनल सोशल बिहेवियर नेचुरल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन व्यक्तिगत होता है, प्राकृतिक होता है, सामाजिक होता है और बिहेवियर होता है। इट इज ऑटोमेटिक क्रिएट इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहां फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां आपरूपी स्वतः इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हो जाता है। उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, इसकी खराबियां भी हैं। इट क्रिएट कंफ्यूजन एंड र्यूमर्स, ये कंफ्यूजन को और अफवाहों को बढ़ावा देता है। डिफिकल्टी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों की जिम्मेवारियों को बांटने में दिक्कतें आती हैं। इट्स बूस्ट लेजी एम्प्लॉय, ये आलसी कर्मचारी को प्रोत्साहन देता है। इट इज अगेंस्ट ऑफ चेंजिंग, और ये बदलाव का विरोध करता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके।